तो मतलब आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जिसे दुनिया एक चमत्कार मानती है। हाँ, चमत्कार ही कहेंगे। लेकिन असल में ना वो अनुशासन, संघर्ष और एक बेहद शांत दिमाग की मास्टर क्लास है। आज की हमारी इस चर्चा का जो केंद्र है वो है एमएस धोनी, यानी कैप्टन कूल का वो लेजेंडरी सफर। बिल्कुल, और इस स्क्रिप्ट का नाम ही है एमएस धोनी, द लेजेंड ऑफ कैप्टन कूल। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारा मकसद आज सिर्फ एक मशहूर क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स को दोहराना नहीं है, क्योंकि जो लोग इस खेल को करीब से जानते हैं ना, उन्हें आंकड़े पहले से पता है। सही बात है, आंकड़े तो कोई भी गूगल कर सकता है। वही तो, हमारा असली मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का, जिसके पास ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था और न ही पैसों की कोई ताकत थी, वो बिल्कुल शून्य से उठकर पूरी दुनिया का हीरो कैसे बन गया। मैं तो इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि ये कहानी ना, ये एक ऐसे बच्चे की दास्तान है जो स्कूल की पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं था, जिसका पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं, मतलब वो तो फुटबॉल का दीवाना था। हाँ, वो गोलकीपर था शुरुआत में। बिल्कुल, एक गोलकीपर से दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर और कप्तान बनने का ये सफर उसने मानसिक रूप में कैसे तय किया, आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। और पता है, इस सफर का सबसे आकर्षक पहलू यही है कि अगर इस कहानी को सिर्फ खेल के नजरिए से देखा जाए ना, तो बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि ये महज बल्ले और गेंद की कहानी नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से ये किसकी कहानी है? असल में ये अनुशासन और मानसिक मजबूती का एक जीता जागता अध्ययन है, एक केस स्टडी है। जब हम किसी इंसान को शिखर तक पहुंचते हुए देखते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उसने क्या किया। मतलब उसके रिकॉर्ड्स और उसकी ट्रॉफियां। हाँ, लेकिन धोनी की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का मैदान हो या जीवन की कोई और चुनौती, सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि कोई व्यक्ति उन मुश्किल फैसलों को क्यों और कैसे ले पाता है। ये एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले इंसान के असाधारण मनोवैज्ञानिक विकास की कहानी है। और इसी मनोवैज्ञानिक विकास को समझने के लिए ना, मुझे लगता है हमें शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से करनी चाहिए। बिल्कुल, बचपन से। हाँ, कहानी 7 जुलाई 1981 के दिन रांची शहर से शुरू होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जहां पिता एक पंप ऑपरेटर का काम करते थे और माँ एक साधारण गृहिणी थी। घर में सुख सुविधाओं की कोई बहुत बड़ी भरमार नहीं थी, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इस युवा लड़के को क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में दिलचस्पी थी। वो अपनी स्कूल की टीम का गोलकीपर था। हाँ, और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया। एग्जैक्टली। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच की नजर उस पर पड़ती है और वो अचानक फैसला सुनाते हैं कि अब से तुम विकेट कीपिंग करोगे। यहीं से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। वो जो कोच का फैसला था ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। अक्सर जीवन में सही दिशा तब मिलती है जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे अंदर की उस क्षमता को पहचान लेता है जिसे शायद हम खुद नहीं देख पाते। सही कहा आपने। कोच ने यकीनन उस युवा गोलकीपर के अंदर एक ऐसा स्वाभाविक रिफ्लेक्स एक्शन, फुर्ती और गेंद पर नजर रखने की एक क्षमता देखी होगी जो एक विकेटकीपर के लिए सबसे अहम होती है। लेकिन प्रतिभा को पहचान लेना एक बात है और उसे निखारना बिल्कुल दूसरी। हाँ, क्योंकि रास्ता बहुत पथरीला था। बिल्कुल, संसाधन न के बराबर थे। संघर्ष का स्तर वाकई बहुत गहरा था। स्कूल में टैलेंट तो निखर रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगे उपकरण खरीदे जा सकें। ना कोई अच्छी किट थी, ना खेलने के लिए सही जूते थे। और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए सफर का खर्च जुटाना भी तो एक बड़ी चुनौती होती थी उस समय। हाँ, और ऐसे माहौल में आसपास के लोगों का रवैया भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं होता था। ताने आम बात थे कि खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा। ये तो हर मिडिल क्लास घर की कहानी होती है। बिल्कुल। लेकिन उन तानों के बीच एक कड़ा नियम बन चुका था। धोनी का एक ही उसूल था, प्रैक्टिस पहले, सब कुछ बाद में। लोगों की बातों को नजरअंदाज करके बस अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की जो जिद थी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। अगर हम इस प्रैक्टिस पहले वाले नियम का गहराई से विश्लेषण करें, तो ये सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जब किसी के पास बेहतरीन सुविधाएं और संसाधन नहीं होते, तब उसका व्यक्तिगत अनुशासन ही उसका सबसे बड़ा और इकलौता संसाधन बन जाता है। मतलब आप कह लीजिए कि डिसिप्लिन ही टैलेंट को आगे ले जाता है। 100%। लोगों के तानों और नकारात्मकता के बीच अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना एक बहुत ही उच्च स्तर की मानसिक मजबूती का संकेत है। और ये मानसिक मजबूती रातों रात कोई चमत्कार बनकर नहीं आती। हाँ, इसमें समय लगता है। बिल्कुल।
ये उन तपते हुए दिनों और रातों में धीरे धीरे आकार लेती है, जहां इंसान अपने आराम का बलिदान देता है। और आराम के बलिदान की जब बात आती है ना, तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन के उन दिनों को कोई कैसे भूल सकता है। हाँ, 2001 से 2003 के बीच का वो दौर, हाँ। जब महेंद्र सिंह धोनी एक टिकट कलेक्टर यानी टीटीई बन गए थे। वो दौर सबसे अहम था। हाँ, दिन भर एक व्यस्त रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ में ड्यूटी करना, यात्रियों की शिकायतें सुनना, भागदौड़ करना और फिर रात भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करना। और उनके साथी कर्मचारी भी तो परेशान रहते थे। हाँ, साथी कर्मचारी अक्सर रात में उन उड़ती हुई गेंदों और प्रैक्टिस के शोर से परेशान हो जाते थे। लेकिन धोनी का नजरिया बिल्कुल साफ था कि जब सपने बड़े हों तो नींद को किनारे रखना ही पड़ता है। खड़गपुर का ये पूरा फेज किसी भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए ना एक खजाना है। एक युवा खिलाड़ी के लिए दिन भर की थका देने वाली सरकारी नौकरी के बाद रात को अपनी कला को निखारना कोई सामान्य बात नहीं है। ये उनके जीवन का शायद सबसे कठिन दौर था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। शरीर पूरी तरह से थक चुका होता है, भविष्य को लेकर एक धुंधली अनिश्चितता होती है, और दूसरी तरफ एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का आराम होता है जो किसी को भी ये बहाना दे सकता है कि अब बस जीवन सेट हो गया है। हाँ, आराम से नौकरी करो और पेंशन लो। लेकिन उन्होंने उस सुरक्षित घेरे को नहीं चुना। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो एक टिकट कलेक्टर की नौकरी में हर दिन सैकड़ों अजनबी और अक्सर परेशान यात्रियों से निपटना पड़ता है। वहां तनाव होता है, शोर होता है और अचानक आने वाली समस्याएं होती हैं। और ये सब लगातार चलता रहता है। दिन भर उस तनाव को झेलना और फिर रात को पूरी एकाग्रता के साथ गेंद पर फोकस करना, यहीं से उस तनाव सहने की क्षमता का जन्म हुआ जिसे हम स्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। जो कैप्टन कूल का चोला दुनिया ने बाद में देखा ना, उसकी असली नींव किसी महंगी क्रिकेट एकेडमी में नहीं, बल्कि खड़गपुर के उस रेलवे प्लेटफॉर्म की भीड़ और उन रातों की अथक प्रैक्टिस में पड़ी थी। क्या बात है, मतलब उस स्टेशन ने ही असली कैप्टन कूल को गढ़ा था। और इस कठिन तपस्या का परिणाम ये हुआ कि घरेलू क्रिकेट में अब एक ऐसा खिलाड़ी तैयार हो चुका था जो अंदर से फौलाद बन गया था। घरेलू मैचों में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ही अलग था। बिल्कुल, लंबे लंबे छक्के मारना उनकी पहचान बन गई थी। हाँ, लंबे छक्के और बिजली की तरह तेज स्टंपिंग। 2004 में इंडिया ए के केन्या टूर पर एक मैच के दौरान उन्होंने जो 7 छक्के लगाए, उसने सीधे नेशनल सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी बल्लेबाजी का वो खौफनाक अंदाज देखकर चयनकर्ताओं को भी ये मानना पड़ा कि ये लड़का भीड़ से बिल्कुल अलग है। वो जो अलग अंदाज था ना, वो सिर्फ रन बनाने की तकनीक तक सीमित नहीं था, वो उनके निडर माइंडसेट का परिचायक था। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना किसी खौफ के, बिना ये सोचे कि आउट हो गया तो क्या होगा, अपना स्वाभाविक खेल दिखा रहा था। वो निडरता कहाँ से आई? जब कोई व्यक्ति वर्षों तक बिना संसाधनों के कड़ा संघर्ष करता है और खड़गपुर जैसी जगहों पर अपनी रातों की नींद कुर्बान करता है, तो जब उसे आखिरकार बड़ा मौका मिलता है ना, तो वो कुछ भी बचाकर नहीं रखता, वो अपना 100% झोंक देता है। ये निडरता उसी लंबे संघर्ष का सीधा परिणाम थी। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह यहाँ भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 2004 में टीम इंडिया में उनका बहुप्रतीक्षित डेब्यू हुआ। सामने बांग्लादेश की टीम थी। हाँ, वो मैच तो सबको याद है। पूरी दुनिया और खास तौर पर भारतीय प्रशंसक नजरें गड़ाए बैठे थे कि ये नया लंबे बालों वाला विकेटकीपर बल्लेबाज क्या कमाल करेगा। और फिर होता है सबसे बड़ा दुस्वप्न, पहली ही गेंद पर रनआउट। 0 पर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत, और वो भी 0 पर। उस वक्त एक युवा खिलाड़ी के दिमाग में क्या उथल-पुथल मची होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर तरफ से सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई यही भारतीय क्रिकेट का भविष्य? ये एक ऐसा क्षण था जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकता है। अपने जीवन के सबसे बड़े सपने के पहले ही कदम पर इतनी बुरी तरह विफल होना एक गहरे आघात जैसा है। कोई भी आम इंसान तो शायद टूट ही जाता। बिल्कुल टूट जाता, लेकिन यहीं पर वो खड़गपुर वाली मानसिक मजबूती काम आई। जब दुनिया सवाल उठा रही थी, तब उस खिलाड़ी का आंतरिक संवाद कुछ और ही था। ये सोचना कि शुरुआत चाहे खराब हो लेकिन अंत शानदार होगा, ये दर्शाता है कि असफलता को सफर का अंत नहीं बल्कि सीखने की एक सीढ़ी माना गया। मतलब एक खराब दिन आपको परिभाषित नहीं करता। एकदम सही। जो लोग एक झटके में हार मान लेते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। बाहरी दुनिया का शक करना स्वाभाविक था, लेकिन उस शोर के बीच खुद पर से विश्वास न उठने देना उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। और उस विश्वास का विस्फोट पूरी दुनिया में 2005 में देखा। विशाखापट्टनम का मैदान था, सामने पाकिस्तान की टीम, और एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास रच दिया। नंबर 3 पे बैटिंग। हाँ, धोनी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए प्रमोट किया गया। उस दिन उन्होंने पाकिस्तान के घातक बॉलिंग अटैक की जो धज्जियां उड़ाईं, वो आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में ताज़ा है।
148 रनों की वो तूफानी पारी और ऐसे जोरदार छक्के कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कहां फेंकी जाए। वो सच में एक मॉन्स्टर हिटर वाली पारी थी। उसी दिन दुनिया ने एक खूंखार बल्लेबाज का असली रूप देखा। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 183 रन ठोक दिए। ये स्कोर आज भी वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। 0 पर रन आउट होने से लेकर नाबाद 183 रन बनाने तक का ये सफर ना वापसी करने की कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। यहाँ हमें दबाव के मनोविज्ञान को समझना होगा। वो कैसे? देखिए, जब किसी युवा खिलाड़ी को नंबर 3 पर प्रमोट किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा अवसर होने के साथ साथ एक भयंकर दबाव भी होता है। अगर वो उस दिन फेल हो जाते तो शायद आलोचक उन्हें हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देते। हाँ, रिस्क तो बहुत बड़ा था। लेकिन जब इंसान की तैयारी पुख्ता होती है और मन शांत होता है तो वो उस भयानक दबाव को भी एक सुनहरे अवसर में बदल देता है। श्रीलंका के खिलाफ वो जो 183 रन की पारी थी, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का उदय हो चुका है। एक खूंखार बल्लेबाज से सुपरस्टार बनने का सफर तो पूरा हो गया था, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक लीडर के रूप में खुद को साबित करना। 2007 का वो दौर भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। हाँ, वर्ल्ड कप की वो हार भी ताज़ा थी। बिल्कुल। और फिर सीनियर खिलाड़ियों ने पहली T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया था। टीम इंडिया को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो युवा हो, शांत हो और टीम को एक सूत्र में बांध सके। ये भारी जिम्मेदारी MS धोनी के कंधों पर डाली गई। और उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी उनसे। चारों तरफ आशंकाएं थीं कि एक नया कप्तान, बिल्कुल नया फॉर्मेट और एक अनुभवीन टीम, ये प्रयोग पूरी तरह विफल होगा। लेकिन उन तमाम शंकाओं के बीच कप्तान का नजरिया बिल्कुल अडिग था कि हम जीतने जा रहे हैं। यहीं से उस लीडरशिप मास्टर क्लास की शुरुआत होती है जिसे आज दुनिया भर के मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जब किसी टीम में स्थापित सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं होते तो एक नए कप्तान के लिए उस बड़े खालीपन को भरना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि हर कोई आपको ही देख रहा होता है दिशा के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसे एक आपदा मानने के बजाय इसे एक नई संस्कृति बनाने के अवसर के रूप में देखा गया। एक युवा टीम में ये विश्वास भरना कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं, सिर्फ एक खोखला दावा नहीं था। एक बेहतरीन लीडर वो होता है जो मुश्किल समय में अपनी टीम के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाए और सारा दबाव खुद सोख ले ताकि उसके खिलाड़ी खुलकर अपना खेल दिखा सकें। और उस ढाल और दबाव का सबसे बड़ा इम्तिहान 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ। जोहान्सबर्ग का मैदान था, सामने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम। वो आखिरी ओवर, आखिरी ओवर का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच और सिर्फ एक विकेट की दरकार। ऐसे समय में जब करोड़ों लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी और दबाव अपने चरम पर था, कप्तान ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जिसने सबको सन्न कर दिया। गेंद हरभजन सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज को देने के बजाय जोगिंदर शर्मा को थमा दी गई। वो सच में हैरान करने वाला था। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। इस एक ओवर में जो रिस्क और ट्रस्ट का सिद्धांत है ना, वो पूरी तरह से परिभाषित होता है। अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो वर्ल्ड कप फाइनल के आखिरी ओवर में किसी कम अनुभवी गेंदबाज को गेंद देना एक ऐसा रिस्क था जो किसी भी कप्तान के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। अगर वो एक छक्का और लग जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। हाँ, अगर वो दांव उल्टा पड़ जाता तो इतिहास कभी उस फैसले को माफ नहीं करता। लेकिन यहीं पर भरोसे का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। जब एक कप्तान अपने सबसे अनुभवहीन खिलाड़ी पर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतना भरोसा दिखाता है तो उस खिलाड़ी के अंदर एक असाधारण ऊर्जा पैदा होती है। वो अपना बेस्ट से भी बेहतर देता है। बिल्कुल, वो अपनी सामान्य क्षमता से कहीं आगे बढ़कर प्रदर्शन करता है। यह फैसला सिर्फ एक गेंदबाज चुनने का नहीं था, यह एक खिलाड़ी को यह एहसास दिलाने का था कि मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। इसी जादुई भरोसे ने काम किया। भारत वो विश्व कप जीत गया और दुनिया ने जान लिया कि नेतृत्व करने का एक बिल्कुल नया और निडर तरीका जन्म ले चुका है। 2007 की उस जीत ने पूरे देश में एक नई लहर पैदा कर दी थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सपना जो 28 सालों से अधूरा था, वो था वनडे वर्ल्ड कप उठाना। और फिर आता है 2011 का वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप फाइनल। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और पूरे देश की भावनाओं का सैलाब। इस फाइनल में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा रोमांचक था। जब टीम मुश्किल में फंसी थी तो कप्तान ने खुद को इन फॉर्म बल्लेबाज युवराज सिंह से ऊपर नंबर 5 पर प्रमोट करने का फैसला किया।
और वो भी तब जब सामने मुरलीधरन थे। हाँ, सामने मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज स्पिनर थे और तेज गेंदबाज 121 की स्पीड से गेंदें फेंक रहे थे। फाइनल जैसे महामुकाबले में खुद को ऊपर प्रमोट करना, वो भी तब जब टीम दबाव में हो, ये साधारण बात नहीं है। ये कदम दिखाता है कि एक असली लीडर जिम्मेदारी किसी और पर नहीं थोपता, बल्कि मुश्किल समय में खुद गोली खाने के लिए सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है, सीधे फ्रंटलाइन पर। बिल्कुल। मुरलीधरन के खिलाफ खुद बल्लेबाजी करने आने के पीछे एक बहुत गहरी रणनीति थी, क्योंकि वे दोनों आईपीएल में एक साथ खेलते थे और कप्तान उस स्पिनर की मानसिकता को अच्छी तरह समझते थे। ये महज एक बैटिंग ऑर्डर का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए। और फिर वो लम्हा आया जो भारतीय खेल इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, वो विजयी छक्का। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। हाँ, कमेंट्री बॉक्स से गूंजती वो आवाज जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि मैच कितने शानदार अंदाज में खत्म हुआ है। उस एक छक्के ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बल्कि एक पूरे देश के 28 साल के इंतजार और दर्द को एक ही पल में खुशी के आंसुओं में बदल दिया। वो दृश्य तो बस आंखों में बस गया है। और अगर 2011 के बाद की विरासत पर नजर डाले ना, तो ये सफर यहीं नहीं रुका। इसके बाद भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का ताज पहनना, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करना और फिर आईपीएल में चेन्नई की टीम को एक अजेय ताकत बनाकर कई खिताब दिलाना, ये सब उस शांत दिमाग वाले नेतृत्व का ही विस्तार था। इस 2011 के बाद के दौर को समझना बहुत जरूरी है। ये वो समय था जब एक आक्रामक युवा कप्तान एक परिपक्व रणनीतिकार में बदल रहा था। टेस्ट मैचों में नंबर 1 बनना रातों रात नहीं हुआ। ये वर्षों तक घरेलू और विदेशी पिचों पर टीम के संयम को परखने का नतीजा था। और आईपीएल में चेन्नई का प्रदर्शन भी तो कमाल रहा है। चेन्नई की सफलता तो उनके दिमाग को पढ़ने की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। विकेट के पीछे खड़े होकर युवा स्पिनर्स को ये बताना कि बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है और उसे कैसे फंसाना है, ये दर्शाता है कि उनकी लीडरशिप अब सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो दूसरे खिलाड़ियों का दिमाग पढ़ने वाले एक शतरंज के खिलाड़ी बन चुके थे। इन तमाम जीतों और ट्रॉफियों ने ये साबित किया कि सफलता कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाली सोची समझी प्रक्रिया थी। सच में जब हम इन घटनाओं की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सफर कितना असाधारण रहा है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसके सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों पर नजर डालते हैं जो हमारे स्रोत में बताए गए हैं। हाँ, टेकअवेज बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आता है या उसके पास शुरुआत में कितनी आर्थिक सुविधाएं हैं, ये चीजें भविष्य तय नहीं करती। दूसरा, नैसर्गिक प्रतिभा होना एक अच्छी बात है, लेकिन बिना कठोर अनुशासन के वो प्रतिभा किसी काम की नहीं। बिल्कुल सही। और तीसरा सबसे अहम सबक, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर मन शांत है और काम करने की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप बन जाता है। ये निष्कर्ष बहुत ही सटीक है और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ क्रिकेट के मैदान की बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। हमारे सुनने वालों के दैनिक जीवन में भी ये बहुत गहराई से लागू होती है। हाँ, असली जिंदगी की चुनौतियां भी तो ऐसी ही होती हैं। बिल्कुल। जब लोग अपने ऑफिस की किसी बहुत तनावपूर्ण स्थिति में फंसे होते हैं या जीवन के किसी बिल्कुल नए मोड़ पर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर आज के इस दौर में जहां हर तरफ से जानकारी का भारी बोझ, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, दिमाग को थका देता है, ऐसे में सही और गलत के बीच का रास्ता खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में धोनी का माइंडसेट कैसे काम आता है? मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने और बाहरी शोर को अनसुना करके अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का ये मंत्र जीवन की हर बड़ी चुनौती का अचूक समाधान है। जब चारों तरफ शोर बहुत ज्यादा होना, तो इंसान के अंदर की शांति ही उसे सही और स्पष्ट फैसला लेने की ताकत देती है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है और इसी के साथ हम अपने इस गहरे और विस्तृत विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल।
आज की इस तेज रफ्तार और तकनीक से भरी दुनिया में, जहां खेल पूरी तरह से डेटा एनालिटिक्स, बायोमैकेनिक्स और 5 साल की उम्र से शुरू होने वाली अत्याधुनिक क्रिकेट अकेडमियों पर निर्भर हो गया है। जहां हर चीज ट्रैक की जाती है। हाँ, जहां हर खिलाड़ी के मूवमेंट को कंप्यूटर पर मापा जाता है। ऐसे माहौल में क्या ये ढांचा इतना कठोर हो चुका है कि छोटे शहर के रेलवे प्लेटफॉर्म से निकलने वाला कोई गैर पारंपरिक और अपने तरीके से खेल सीखने वाला खिलाड़ी अब कभी शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या डेटा और मशीनों के इस युग ने एक और धोनी के पैदा होने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं? या क्या शांत रहना और अपने प्रोसेस पर विश्वास बनाए रखना ही आज के समय का सबसे दुर्लभ और सबसे ताकतवर सुपर पावर बन चुका है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो खेल के भविष्य और इंसान की स्वाभाविक प्रतिभा के बीच की बहस को एक नया मोड़ देता है। जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस लंबे और रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।